साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आपको साझा किया गया सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आज व्याख्यात्मक तरीके से उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, इसमें देखिए, आज का जो प्रश्न पत्र हल करने का तरीका ये रहेगा कि प्रश्न तो हल किए जाएंगे, साथ में उससे जुड़े अन्य तथ्य वो भी आपके साथ साझा किए जा रहे हैं और उन तथ्यों को आप विधिवत नोट करते चले। लेखन सामग्री यानी कापी कलम लेकर के बैठे, उसमें और तथ्यों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, ये 31वां प्रश्न है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं है। साथियों, एथेंस यानी यूनान में लोकतंत्र का सर्वप्रथम विकास हुआ था और आप जानते हैं कि उसे विश्व के लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। यहाँ पर नगर राज्य, ये नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगरों में राज्य थे। और वो दूसरा पॉइंट आप नोट करिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण था। ये यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधि नहीं भेजती थी, बल्कि स्वयं वो जनता, जो वयस्क जनता होती थी, वो एकत्र होकर के विभिन्न मामलों पर निर्णय लेती थी। तो इसका जो उल्लेख किया है वो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। एथेनियन लोकतंत्र विशेष रूप से वो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखन में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। साथियों, फिर अरस्तु ने, जिसे अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, उसने अपनी कृति पॉलिटिक्स में एथेनियन लोकतंत्र की विशेषताओं का व्यापक उल्लेख किया है। तो आप ये पॉइंट नोट करते चलें। इसमें क्या होता था कि ये, जैसे जो पहली बात इसमें ये है कि मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये, जैसे आज का जो इजराइल है कि वहां पर प्रत्येक नागरिक सैन्य प्रशिक्षण लेता है, तो वो एथेनियन लोकतंत्र की भी यही विशेषता थी। और कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो ये भी सही है, यानी 2, 3, 4 ये सही है। लेकिन यहाँ पर जो ये 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। एथेनियन लोकतंत्र में जो नगर राज्य, सिटी पॉलिस, ये आप जो है वर्ड प्रयोग किया गया है नगर राज्यों के लिए, तो वही एथेनियन लोकतंत्र है। आपको मैंने कई बिंदु इससे बताए हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। और ये पहला, साथियों, पहला उत्तर बिल्कुल सही है, आप इसे टिक करेंगे। अगले उस पे हम लोग चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न 32वें प्रश्न में आप लोग देखिए, ये समुद्रगुप्त के निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य के विस्तार में समुद्रगुप्त ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख हरिशेन, जो संधि विग्रहिक है समुद्रगुप्त का, उसने प्रयाग प्रशस्ति में, ये सब बहुत पूछा जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है। उसके संधि विग्रहिक माने वो मंत्री जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था और वो युद्ध और शांति के संदर्भ में निर्णय लेता था। तो उसने प्रयाग प्रशस्ति, जो वर्तमान में अशोक के जो कौशाम्बी स्तंभ, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में
किले में स्थापित किया है, आप उसे देख भी सकते हैं। उसमें उस प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख है साथियों। तो उसने न केवल उत्तर भारत बल्कि पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में भी अभियान किया था, और दक्षिणापथ अभियान के अंतर्गत उसने 12 शासकों को दक्षिण भारत के परास्त किया था। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति उसकी जो नीति थी, आप उसको नोट करें, क्षमा मोक्षानुग्रह की नीति। क्षमा मोक्षानुग्रह की नीति का अर्थ होता है कि उन्हें पराजित किया गया, और जब उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली तो उन्हें राज्य करने के लिए छोड़ दिया गया कि आप जो है शासन चलाएंगे। और पाटलिपुत्र यानी जो राजधानी गुप्तों की थी, वहां वो जो है कर को लगान को भेजते रहेंगे। तो यहाँ पर अब आप विकल्प देखिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये आप जानते हैं कि स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। जिस प्रकार यूरोप में नेपोलियन ने अनेक विजय अभियान किए, वैसे ही समुद्रगुप्त की ख्याति है साथियों। तो नंबर 1 है, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। गलत। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। गलत। 3 वे उपहार लाते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। फिर चौथा, इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दे दी गई। तो साथियों, यही क्षमा मोक्षानुग्रह की नीति थी समुद्रगुप्त की। अर्थात साथियों, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। तो आप आज के इसमें समुद्रगुप्त से जुड़े 4-5 बिंदु आपने ऐड कर लिया होगा, ऐसी आशा है। ये हमारा मैराथन सामाजिक विज्ञान का मैराथन क्लास है, आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अगला पॉइंट साथियों चलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये कला रूप दिए गए हैं और इनका मिलान करने को कहा गया है। इसमें देखिए, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक होती है। तो साथियों, जो ऑयल पेंटिंग होती है यानी तैल चित्रकला, तो तैल चित्रकला असली फोटो बनाने में है, असली जैसी तकनीकें मतलब वो चित्र उभारने में ये ऑयल पेंटिंग, आप लोग जो पेंटिंग में रुचि रखते हैं वो लोग आसानी से जानते होंगे। तो ये एक का चौथा बिल्कुल सही करेक्ट मैच कर रहा है। और दूसरा है कि चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया गया है। तो भारतीय भूदृश्यों को अनूठा और अनछुआ उसको कहते हैं साथियों नैनाभिराम। नैनाभिराम पेंटिंग कहते हैं। तो ये आप बी का पहला मिलान सही है। फिर सी में साथियों ये है कि भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। तो आप जानते हैं रोमन चित्रकला से जुड़ी ये बात है। तो यहाँ साथियों ये रूप चित्रण कहा जाता है इसको, जिसमें ऐश्वर्य बहुत दिखाया जाता है। वो जैसे यूनानी देवी देवताओं की जो जो है चित्र है, उनमें ये रूप चित्रण दिखाया जाता है। तो ये आप अगले बिंदु पे हम चलेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य वादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, तो इसको इतिहास चित्रकला कहते हैं। आप इसके विकल्प को आप देखिए जरा, ए का 4, बस एक ही से ये देखो पूरा जो है मैच होता जा रहा है। तो पहला ही उत्तर मित्रों इसमें बिल्कुल सही है। आप इनको नोट कर लेंगे, आगे भी परीक्षाओं की दृष्टि से ये उपयोगी है। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी
के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो ये जो है प्रेसिडेंसी से जुड़े, देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो अ, 3 प्रेसिडेंसी डेवलप की थी, उनमें बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी थी। और इसमें इनके अंतर्गत ये पूछ रहा है कि कौन-कौन वो व्यापारिक केंद्र विकसित हुए प्रमुख रूप से। तो साथियों, इस पर व्यापारिक केंद्रों के रूप में देखें, सूरत वो बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था, एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर ये है। इसके बाद जो है मदुरई और दिल्ली, नागपुर, दिल्ली व्यापारिक केंद्र नहीं था, तो ये दूसरा और चौथा नहीं हो सकता। पुणे, मद्रास, कलकत्ता, और ये सूरत, मद्रास, कलकत्ता साथियों पहला विकल्प ये बिल्कुल सही है। आप 34वें का पहला विकल्प सही करिए। अगले उस पे हम लोग चलेंगे, 35वें प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। 35वां प्रश्न है साथियों, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते मूर्तियों में दिखाई गई है। और बी है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ये तो बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति, आप बौद्ध धर्म के 5 संगीतियां या सम्मेलन आयोजित हुए हैं, और वो हमने बताया था, आप एक बार रिकॉल कर लें कि जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। और इसके समय जो शासक था वो अजात शत्रु था। और यहाँ पर पहली बौद्ध संगीत में जो बौद्ध धर्म के 3 महान ग्रंथ हैं त्रिपिटक, उनमें से 2 पिटकों की रचना हुई थी। ये पॉइंट आप नोट कर लें, जिसमें सुत्त पिटक है और दूसरा विनय पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या है, जबकि विनय पिटक वो जो है आचार संबंधी नियम, यानी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार संबंधी नियमों का उसमें उल्लेख किया गया है। मित्रों, आचार संबंधी नियम, आचरण संबंधी नियम वो उल्लेखित हैं। तो यहाँ पर साथियों, आप जो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा, इसमें ए तो गलत है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। वैसे जो है मूर्ति पूजन बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले प्रारंभ हुआ और बाद में सनातन में आया है। मूर्ति पूजन सबसे बौद्ध धर्म में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर साथियों दूसरी बौद्ध संगीति आप जानते हो महाकच्छान की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी तरीके से जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के काल में मोगलीपुत्र तिष्क की अध्यक्षता में वो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। और उसमें जो है महायान हीनयान धर्म जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म के, वो उनको एक प्रकार की मान्यता दी गई थी। और महायान बौद्ध के आने के साथ ही वो साथियों वो बोधिसत्व में विश्वास बढ़ा था। तो यहाँ पर साथियों ये आप देखिए कि ए गलत और बी सही है, दूसरा उत्तर सही है। अगले हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कुछ बातें मैं बढ़ाता चल रहा हूं जिससे आपको इसका लाभ मिलता जाए। देखिए ये साथियों, ये महालवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं जो थी, यानी भू राजस्व की
जो ब्रिटिश काल में वो ये इनसे बार बार प्रश्न आता है। औपनिवेशिक तंत्र की आर्थिक मीमांसा, ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें इस प्रश्न का उत्तर तो अभी मैं बता ही रहा हूं, लेकिन इसको आप थोड़ा लिख लिख लेंगे। तीनों जो व्यवस्थाएं थी ब्रिटिश काल में जो प्रचलित थी, उनको आप थोड़ा सा लिखते चलिए। इनमें पहला आप लिखिए जमींदारी प्रथा। ये जमींदारी प्रथा वो जो है, आप जानते हैं इसमें बहुत बार प्रश्न आया है कि स्थाई बंदोबस्त जमींदारी प्रथा के अंतर्गत साथियों वो प्रारंभ किया था। स्थाई बंदोबस्त को प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। तो इसमें क्या था कि जमींदार वो कृषकों और सरकार के बीच मध्यस्थ होते थे, तथा स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि 10/11 जो कुल राजस्व होता था उसका राजकोष को दे दिया जाता था, जबकि 1/11 भाग वो जमींदार लगान वसूली के उपलक्ष्य में स्वयं रख लेते थे। तो ये आप परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है वो आप याद रखेंगे। और ये जो है जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो कुल भूमि थी उसमें 19% भाग में ये फैली हुई थी जमींदारी प्रथा। और ये कृषकों का इससे शोषण अधिक होता था। ये प्रमुख रूप से जो क्षेत्र है वो भी आप लिख लीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। जो जमींदारी प्रथा थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये फैली थी और कुल क्षेत्र का 19% हिस्सा साथियों इसके अंतर्गत आता था। और इसमें जमींदारी में आप वही 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको याद रखेंगे। अब देखिए रैयतवाड़ी प्रथा, तो आप इसको, रैयत का अर्थ होता है साथियों किसान, यानी इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे किसान वो निर्धारित लगान को अदा करते थे। और इसे जो है साथियों रैयतवाड़ी प्रथा को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो और रीड ने। वो ये सबसे पहले दक्षिण भारत में तमिलनाडु के राजमहल जिले से प्रारंभ हुई थी और फिर धीरे धीरे ये पूरे दक्षिण भारत में ये फैल गई थी। और इसके अंतर्गत साथियों एक बड़ा क्षेत्र आता था, लगभग रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत आप मानिए कि लगभग 51% वो क्षेत्र आता था और ये सभी प्रथाओं में सबसे कम शोषणकारी थी। फिर महालवाड़ी प्रथा, तो ये प्रश्न आपका महालवाड़ी प्रथा से ही जुड़ा है। महाल का शाब्दिक अर्थ होता है गांव। गांव यानी यहाँ पर क्या होता था कि गांव का मुखिया वो जो है वास्तव में सरकार के जो निर्धारित लगान को संयुक्त रूप से अदा कर देता था सभी कृषकों के साथ मिलकर के। तो ये महालवाड़ी प्रथा को प्रारंभ किसने किया, ये पॉइंट आप लिख ले। ये हार्ट मैकेंजी ने इसे जो है 1822 में ये प्रथा प्रारंभ की थी। और ये बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी भाग और उत्तर प्रदेश में भी ये लागू थी, जो ये संयुक्त प्रांत है, इन क्षेत्रों में ये लागू थी। तो अब आप देखते हैं, अब देखिए इसके उत्तर को हम लोग निकालते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा। और ये देखिए इसमें पहला है कि महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। अच्छा ठीक है, ये तो एक स्पष्ट दिख रहा है। जो आपको हमने अभी व्याख्या बताई है उसमें ए बिल्कुल सही लग रहा है। और इसके बाद है महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों का साथ सीधा समझौता किया जाता था।
तो ये दोनों मित्रों सही हैं। आप ए और बी दोनों सही हैं और साथ में ए की व्याख्या बी करता है, तो आप बिल्कुल ए बी दोनों व्यवस्थाएं सही हैं। दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को ही स्पष्ट करती है, न तो ए का सही स्पष्ट करते हैं। तो दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है और केवल तो ये तो दोनों दोनों स्पष्ट करते हैं। आप यहाँ पे ये लगाइए, तीसरा विकल्प सही है। अगले उस पे हम लोग चलेंगे। साथियों, इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं कि जो औपनिवेशिक तंत्र की आर्थिक मीमांसा है, उसमें जो वेल्थ ड्रेन थ्योरी है, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत। तो साथियों, धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले पहले व्यक्ति थे वो दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और दिखाया कि कैसे अंग्रेज निरंतर भारत के धन को इंग्लैंड ले जा रहे हैं और इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। इसके बाद जो है जो रमेश चंद्र दत्त थे, उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लिखते जाइए, इनसे प्रश्न बहुत आते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने वेल्थ ड्रेन थ्योरी का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार किया था कि भाई अंग्रेजों के पूर्व भी भारत में तुर्क आए, मुगल आए, या प्राचीन भारत में आप देखिए तो वो जो है यवन आए, कुषाण आए, ये सभी विदेशी थे। लेकिन इनका शासन, रमेश चंद्र दत्त कहते हैं कि इनका शासन तो सूर्य की भांति था, जो भारतीय मृदा से नमी सोखते थे और फिर वो जो है गंगा नदी घाटी में ही बरस जाते थे और खेतों को उर्वरता प्रदान करते थे। लेकिन जो अंग्रेज थे, इनका शासन भिन्न था। वे नमी तो गंगा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र से खींचते थे, लेकिन वो लंदन में टेम्स नदी घाटी में बरस जाते थे। तो इस तरीके से आप जो रमेश चंद्र दत्त का ये वेल्थ ड्रेन पर एक स्टेटमेंट है, वो थोड़ा अपने जहन में सुरक्षित रखें। और महादेव गोविंद राणा डे ने भी एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स में वो वेल्थ ड्रेन थ्योरी यानी धन निष्कासन सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख मित्रों किया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। तो साथियों, मकबरा जो होता है सूफी संतों का, वो दरगाह, जैसे आप जानते हैं कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, या अजमेर में जो है चिश्ती सिलसिले के संस्थापक हैं, उनकी ही दरगाह है। तो दरगाह वो मकबरा होता था। और जो खानकाह है साथियों, खानकाह के बारे में आप लिख लें, वो खानकाह तो वो होता है सूफी संतों की कुटिया को खानकाह कहा गया है, सूफी संतों का निवास स्थान। और ये जो ईदगाह होता है, ये तो आप जानते हैं कि ईद के बाद जो है मिलन करने जो जाते हैं एक जगह और मेला लगता है, वो ईदगाह है। जबकि गुल फरोशा एक त्योहार है, इस्लामिक त्योहार है। तो यहाँ पर साथियों आप दरगाह और खानकाह जरूर याद रखना। आप जानते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जो खानकाह थी, वो दिल्ली में निजामुद्दीन जो क्षेत्र है जहाँ पर स्टेशन है दिल्ली का, वहाँ पर स्थित है। और ये इतने प्रसिद्ध संत थे कि इन्होंने 6 दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अलाउद्दीन खिलजी वो इनसे मिलना चाहता था, लेकिन कई बार पत्र लिखने के बावजूद इन्होंने स्वीकृति नहीं दी और यहाँ तक कह दिया कि मेरे खानकाह में 2 द्वार हैं, अगर सुल्तान एक द्वार से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे द्वार से निकल जाऊंगा। यानी राजसी उसमें ये लोग नहीं पढ़ते थे, ये एक प्रकार के भक्ति परंपरा से जुड़े लोग थे।
तो अब 38वां प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित करने वाले। तो साथियों, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज ने इसे जो है दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों में, आप इनसे एक पॉइंट नोट कर लें कि रामानुज ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति परंपरा को वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने में सफलता अर्जित की, और ये दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के सेतु के रूप में जाने जाते। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, आपके लिए उपयोगी है। अगले उस पे हम लोग चलेंगे। ये रामानुजम का विशिष्टाद्वैतवाद है। शंकराचार्य का आप जानते हो अद्वैतवाद, जिसमें वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये शंकराचार्य जो भारत के सनातनी संस्कृति को शिखर पर ले जाने का काम इन्होंने किया था। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर दें। तो साथियों, दीवानी अदालत यह एक फौजदारी अदालत, तो ये तो गलत है। दीवानी अदालत जो होती थी वो राजस्व मामलों को ही सुनती थी। दीवानी अदालतें साथियों वो राजस्व मामलों को सुनती थी। और एक पॉइंट आप लिख ले, वारेन हेस्टिंग्स ने, ये पहला जो गवर्नर जनरल है, वो उसने बाकायदे दीवानी और फौजदारी अदालतें अलग अलग वो स्थापित किया था 1772 में ही। और वो परंपरा साथियों अभी भी चली आ रही, वो परंपरा वो मित्रों अभी भी चली आ रही है। जो फौजदारी अदालतें होती है उसमें मारपीट, दंगा फसाद, कत्ल आदि के सुनवाई होती है। और ये जो है जो दीवानी अदालतें होती है उसका जो मुखिया होता है वो जिला जिला न्यायालय का जिलाधीश होता है। क्योंकि पहले क्या होता था साथियों, जो आईसीएस के सदस्य होते थे वो जिलाधिकारी के रूप में तो होते ही थे, साथ में दीवानी न्यायालयों के प्रमुख होते थे। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट जज का पद अलग से आ गया है। तो ये आप फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतों के बीच समझ ले अंतर। और ये जो केवल बी उत्तर ही आपका इसमें सही है, बी उत्तर ही सही है, ये यानी एक गलत है और बी सही है। तो आप दूसरा विकल्प इसमें सही करिए, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके संदर्भ में आपकी जानकारी बन गई होगी, आप नोट भी कर लिए होंगे। अगले 40वें प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। 40वां प्रश्न है, गैरिसन नगर से अभिप्राय। तो साथियों, गैरिसन नगर ये ब्रिटिश काल की संकल्पना है। ब्रिटिश काल में क्या होता था कि वो कुछ ऐसे नगर होते थे जो जहां पे किलाबंदी होती थी और वहां पर सेनाएं व्यवस्थित रूप से रहती थी। तो उन्हें ही गैरिसन नगर कहा गया है। और साथियों, ब्रिटिश काल में जो गैरिसन नगर हैं जो डेवलप हुए थे उनमें आप जानते हैं अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, जो आज भी वो आप जानते हैं सेना के बड़े केंद्र के रूप में है। तो आप गैरिसन नगर का अभिप्राय यानी जो किलेबंदी जहां पर हो और जहां पे बड़ी संख्या में सैनिक निवास करें, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अगला पॉइंट है, ये साथियों आपको मैंने कई बार कहा कि अगर समस्या आ रही हो ऐसे प्रश्नों को हल करने में, तो आप जो है ग्लोब का अध्ययन बहुत में हर साल आपको सामाजिक विज्ञान में कम से कम 2-3 प्रश्न वो साथियों अवश्य मिल जाते हैं। तो ये आपका प्रश्न गलत ना हो,
वो इसलिए एक बार मैं पुनः प्रयास करता हूँ। आप जानते हैं कि जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक लघु मॉडल है जिस पर अनेक काल्पनिक रेखाएं अंकित हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर ध्रुव तक और फिर दक्षिण ध्रुव तक है। वो अक्षांश रेखाएं हैं और उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं वो देशांतर रेखाएं मित्रों। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर के वो पृथ्वी पर किसी भी स्थान, शहर, देश या पर्वत, नदी या मैदान की वास्तविक स्थिति को बताती है मिलकर। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है साथियों, वो समय के लिए समय निर्धारण में इनकी सबसे प्रमुख भूमिका होती है मित्रों। और ये एक एक डिग्री पर पूरा अंकित है और इनकी संख्या 360 है। तो 360 डिग्री, एक एक डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड लाइन संकेत है मित्रों। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी अक्ष पर, अपने अक्ष पर वो पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति। और ये घूर्णन गति लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है पृथ्वी। और अब 24 घंटे वो 360 के बराबर है। तो 24 घंटे को हम अगर मिनट में बदले तो 24 गुणे 60 मिनट हो जाएंगे। और अब एक डिग्री यदि हम निकालें तो 24 गुणे 60 बटे 360। अब आप काटेंगे तो लगभग एक डिग्री का जो समय का अंतराल होगा, एक डिग्री लॉन्गिट्यूड का मित्रों, तो वो हो जाएगा 4 मिनट। अब यही 15 डिग्री का आप देखिए तो 15 चौको 60 अर्थात 1 घंटा। तो आपको मैं बता दूं कि ये संपूर्ण पृथ्वी जो है वो आप देखिए 15 यानी 15 डिग्री में 1 घंटा। तो आप ये आप देखिए कि 24 समय जोन बन जाते हैं। टाइम जोन कितने पृथ्वी पर बन जा रहे हैं, वो 24 बन जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है विश्व का मानक समय मित्रों जो लिया गया है वो लंदन के उपनगर ग्रीनविच, जो एक एक डिग्री लॉन्गिट्यूड से होकर के जाता है, वहां से विश्व का मानक समय लिया गया है। इसको हम जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये साथियों भारत का जो मानक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के उपनगर नैनी से होकर जाता है, इसके सापेक्ष लिया गया। तो अब आप देखिए कि 82.5 डिग्री, जब एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है तो 82.5 डिग्री में आप निकालेंगे तो लगभग 330 मिनट का अंतर आ जाएगा। आप हल करिए देखिए कि 82.5 को हम लिख सकते हैं 165 बट्टे 2 गुणे 4, दो दो कट गए, 165 का दुगुना 330 और 330 मिनट का अर्थ है 5.5 घंटा। तो अब आप देखिए ये कह रहा है, अब तुरंत इसका हम उत्तर निकाल लेंगे आराम से। ए कि जब लंदन में अपराह्न 2 बजे होते हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का मानक समय जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 5.5 घंटे आगे है। यानी भारत में 5.5 घंटे पहले सूर्य चमक जाएगा। और 5.5 घंटे यानी कहने तात्पर्य ये है कि जब आप यहाँ लंच कर रहे होंगे तो लंदन के लोग वहाँ चाय, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले रहे होंगे। तो ये अंतर है। तो ये जो है, जब वहां पर अपराह्न यानी दोपहर के 2 बज गए हों तो यहाँ आप देखिए 5.5 जोड़ेंगे तो 7:30 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। आर भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ये दोनों सही है। और आर सही व्याख्या करता है ए की, अर्थात तो उत्तर 3 सही है मित्रों। इसमें लापरवाही मत करिएगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि मेरा वो वीडियो पड़ा हुआ है। आपको लगता है कि हम अपने हित में ये कहते हैं वीडियो, लेकिन आपके हित में बड़ा है
कि आप वो अक्षांश देशांतर और ग्लोब पर आधारित हमारा वीडियो एक बार देख लेंगे, आपके सभी डाउट हल हो जाएंगे। और ये जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं इस पर, वो बिल्कुल आपको आसानी से, बिल्कुल भ्रम रहित ज्ञान आपको मिल जाएगा। अगला भी देखिए साथियों, इसी ग्लोब पर आधारित ही प्रश्न है। समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जो बड़े देश हैं, जैसे पूर्व सोवियत संघ था, तो वहां पर तो साथियों वो 11 टाइम जोन में बटा था। और वहां की भाई पढ़ी लिखी जनता थी, तो वो समझ लेती थी और सेट कर लेती थी। लेकिन भारत में अभी तक एक ही मानक समय है। एक बंगाल, चूंकि आप जानते हैं पूर्वी भारत के हिस्से में पड़ता है, और वहाँ जल्दी सूर्योदय हो जाता है गुजरात की अपेक्षा। तो वहाँ क्या होता है कि साथियों 5 बजे काफी अंधेरा होने लगता है। तो 5 बजे जबकि कार्यालयी छुट्टी होती है। तो कलकत्ता में जो कार्यालयी महिलाओं ने अपील की थी कि वहाँ उनका टाइम जोन अलग किया जाए, क्योंकि उन्हें रात्रि में सफर करने में समस्या होती है। इसके लिए सरकार ने मुखर्जी आयोग गठित किया था। और इसमें क्या हुआ कि आयोग ने कहा कि ये तो टाइम जोन बांटा जा सकता है, लेकिन अभी भी भारत की जनता उतनी जागरूक नहीं है। वो फिर समयों में जो है ये डिफरेंस करना नहीं समझ पाएंगे, और कहीं किसी की ट्रेन छूटेगी तो किसी की फ्लाइट छूटेगी। जब यहाँ टीचर हो करके लोग अभी इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, ये दुर्भाग्य है। तो आम जनता क्या समझेगी साथियों। तो ये पहला बिल्कुल सही है। फिर बी, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, बिल्कुल सही है। सी, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ईस्ट टाइम जोन कवर्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो तो बिल्कुल सही है भाई। आप 1 घंटा किसके बराबर होगा? 15 डिग्री देशांतर के, क्योंकि एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो 15 चौको 60 साथियों। तो अगले उस पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ये तीनों सही है। आप इसका चौथा उत्तर सही करिए। चौथा बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों के विद्यालयों में ग्लोब रखा हुआ है, लोग सजावटी रखे हैं, और 99% लोग उसका महत्व ही नहीं जानते। उसको घुमाया करते बैठ के, बीच बीच में मनोरंजन के लिए उसको नचा देते हैं। और जबकि वो समझ लीजिए आपके जाग्रफी का अध्ययन का सबसे बेसिक चीज है। उसका आप अगर सदुपयोग करें तो बड़ा अच्छा रहे। अब जरूर देखिएगा आप लोग। अगले उस पे चलते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। हमने इसके लिए एक बढ़िया मैराथन कक्षा ली थी वायुमंडल के लिए, और अभी हाल ही में ली थी। और उस पे हमने बहुत विस्तृत ढंग से पूरा वायुमंडल पढ़ाया था। उसमें हमने पवनों के बारे में सभी बातें बताई थी। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो है सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, और फिर आयन मंडल है, और फिर बाह्य मंडल है। तो आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिए इसका क्या क्रम है। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होना है। तो ठीक है, अब आप इसमें तो दूसरा ही दिख रहा है आपको। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, और बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। इन्होंने आयन मंडल दिया ही नहीं, तो बात खत्म हो जाती है। आप दूसरा विकल्प इसको पूरी तरीके से सही करिए। आपको हमने बहुत बढ़िया विस्तृत बताया था साथियों कि क्षोभ मंडल जो है वो अ, सबसे निकट की परत है वायुमंडल की, और इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। यहीं पर ओला, तुषार, वर्षा, तूफान, ये सभी आते हैं। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसमें जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर
1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप इसमें गिर जाता है साथियों। और क्षोभ मंडल में यही कारण है कि मौसम संबंधी चूंकि सभी घटनाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर वायुयान चालक ट्रोपोस्फेयर में वायुयान उड़ाना पसंद नहीं करता, वो समताप मंडल में वो उड़ाना पसंद करता है। फिर हमने बताया था कि समताप मंडल कहने को तो समताप है, लेकिन वहां पर चूंकि ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है, जिससे वहां पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। तो आयन मंडल में हमने बताया था कि रेडियो संचार में बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें डीईएफ लेयर वो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती हैं, और एक व्यापक क्षेत्र में वो, जिससे ये कहिए कि संचार सहज हो जाता है। लेकिन अब तो सैटेलाइट आधारित हो गया है। अगला हम लोग चलेंगे 44वां प्रश्न। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? तो साथियों, ऋतु परिवर्तन जो होता है, आप वो पृथ्वी की जो दो गतियां हैं आप जानते हैं कि एक जो है रोटेशनल मोशन होता है, जो पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों ओर 24 घंटे में घूमती है, और जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि पृथ्वी की एक परिक्रमण गति होती है जो सूर्य के चारों ओर होती है, तो ये 365 से ही 1/4 दिन में ये पूरा करती है पृथ्वी। और चूंकि ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है, और अपने कक्षा तल से वो 66.5 डिग्री झुकी है, इसीलिए यहाँ पर वो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो परिक्रमण गति और पृथ्वी का एक ही दिशा में झुका होना, ये ऋतु परिवर्तन का साथियों प्रमुख कारण है। इसीलिए ऋतुएं बदलती रहती है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है। अगले हम लोग उस पे चलेंगे मित्रों। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों। वायुमंडल में मैंने इसका बड़ा वो बताया भी था। तो आप इसको जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन N2 वो 78% है। फिर ऑक्सीजन 21 है। कार्बन डाइऑक्साइड साथियों वो जो है 0.03% है। और शेष जो है आर्गन आर्गन सहित अन्य अक्रिय गैसें हैं। जटिल प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि अक्रिय गैसों में सर्वाधिक कौन है, यानी इनर्ट गैसेज में जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सर्वाधिक योगदान अक्रिय गैसों में आर्गन का है मित्रों। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। हमने इस पर विस्तृत बताया है। नाइट्रोजन की उपस्थिति वो आपके लिए बड़ी उपयोगी है, अन्यथा की स्थिति में हर वस्तु यहाँ पृथ्वी पर जलने लगती, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है और नाइट्रोजन वो जलने को रोकती है। साथ में ये नाइट्रोजन पौधे वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। अब जो है इसको तीसरा विकल्प आप सही कर लें 45वें का। अगला साथियों, ये महासागरीय धाराओं, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको बना के साझा करूं, जिससे कॉन्सेप्ट आपका पूरा तैयार हो जाए। ये हर साल ये इससे जो है जलधाराओं से, जो सी स्ट्रीम्स है, वो सी करेंट्स है, उनसे एक प्रश्न जरूर आता है। तो पहली बात मोटा मोटा आपको मैं बता दूं कि ये जलधाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी, यानी वो ये कहिए कि वो जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी, जो वो गर्म जलधाराएं होंगी। ये मोटी मोटी बात पहली। कि क्यों ऐसा? क्योंकि भाई जो विषुवत रेखा है, यानी इक्वेटोरियल जोन जो हमारा है, उस पर वो सूर्य लंबवत चमकता है, और यहाँ पर अधिक ऊष्मा होती है।
और इस अधिक ऊर्जा बजट के कारण यहाँ पर जल वो गर्म होता है और इसलिए यहाँ से जो जाएंगी वो गर्म जल धाराएं होंगी, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर वो समुद्र में जल का प्रवाह होगा, वो ठंडी जल धाराएं होंगी। तो ये पहला तो बिल्कुल सही है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, ये बिल्कुल सही है। फिर बी है लैब्राडोर एक गर्म धारा है, ये गलत है साथियों। लैब्राडोर एक ठंडी जल धारा है, कोल्ड सी स्ट्रीम है। और फिर बी तो हटा दे। फिर सी है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बन जाता है, फिशरीज का सबसे बड़ा केंद्र, बिल्कुल सही है। इसका कारण होता है साथियों कि वो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जिस स्थान पे मिलती है वहां पर प्लैंकटन्स का बहुत ग्रोथ होती है, जो मछलियों का भोजन होता है। और जब मछलियों का भोजन प्रचुर मात्रा में जहाँ पे पनपेगा, वहां पे जो है मत्स्य केंद्र होंगे। आप जानते हैं कि जैसे गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा और लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा, वो जो है मिलती है जापान के तट के निकट। वो विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र है। अर्थात साथियों ए और सी विकल्प आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। ए और सी विकल्प आप सही कर लीजिए। अगले उस पे हम लोग चलेंगे। अगला 47वां प्रश्न है 47th। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद यानी ये जो है द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज कॉल्ड। तो साथियों ये हिमोड़ कहलाता है। क्या होता है कि ग्लेशियर्स जो होते हैं वो बड़े ये बर्फ के खंड होते हैं, और ये जब पिघलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो नीचे की ओर बढ़ते हैं, और इनसे जो निक्षेपण एकत्र होता है उसे हम हिमोड़ कहते हैं। यहाँ पर साथियों जो जैसे ये देख रहे हैं कि लोयस, लोयस क्या होता है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब तीव्र जो है पवन चलती है, तो तीव्र पवन के कारण वो क्या बनता है कि बड़े बड़े बालू के टीले बन जाते हैं। तो वो जो टीले बन जाते हैं वही लोयस कहलाते हैं। आप लोग लिखते चले, हिमोर तो आपने लिख लिया होगा, और लोयस आप लिखिए कि वो जो तीव्र पवन प्रवाह के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालू के सैंडी सॉइल्स के ऊंचे ऊंचे टीले बनते हैं, उन्हें हम लोयस कहते हैं। और ये समुद्री गुफा सी केव पिछले वाले प्रश्न पत्र में भी था साथियों। वहां पर क्या होता है कि जो तट होता है, समुद्र तट, वहां पर रेत होता है, तेज हवा चलती है, जिससे क्या होता है कि कहीं की बालू उठ करके एक जगह लग जाती है, तो उससे वो गुफा टाइप की आकृतियां बन जाती है। तो आपने तीनों समझा। अब तटबंध की बात रह गई। तो तटबंध क्या होता है कि नदियों के दोनों ओर कभी कभी जो है पत्थर और शिलाएं वो तट को एक प्रकार से बांध देती है, तो उसे ही हम तटबंध कहते हैं। अगला, कृत्रिम रूप से भी नदियों के तटबंध बनाए जाते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर साथियों दूसरा विकल्प हिमोड़ बिल्कुल सही है। आप दूसरा उत्तर सही कर ले। अगला हम लोग अगले प्रश्न की ओर, 48वां प्रश्न है मित्रों। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करता है? तो ए, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच पाई जाती है। तो सही है साथियों, उच्च अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, उच्च अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। और क्या होता है साथियों, इसे जो ये चूंकि ठंडी जलवायु में वनस्पति पनपती है, तो ठंडी जलवायु की वनस्पतियां जो होती हैं वो टैगा और टुंड्रा वनस्पति
होती है। और इनके क्या होते हैं कि कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, यानी ये शंकुधारी वनों की विशेषता है जो टैगा वनस्पति से जुड़े होते हैं। तो 48वें प्रश्न का वो उत्तर आप तीसरा विकल्प सही कर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। अगले 49वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है कह रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। एक मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक यानी चॉप झील चिन्हित है। फिर दो मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर नदियों ने वो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की रचना की है। और इन इन मिट्टी के कारण, इस मिट्टी के कारण उपजाऊ शक्ति अधिक हो जाती है। और जहाँ पर साथियों उपजाऊ शक्ति अधिक होगी, वहाँ पर लोगों के खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत बढ़ जाती है। तो भारत में क्या दुनिया में आप देखिए कि जो ये कहिए कि लगभग 40 से 60 डिग्री दोनों अक्षांशों पर वो सर्वाधिक, वो यानी दोनों गोलार्धों में जो ये अक्षांश होते हैं, वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। फिर 3 डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित होते हैं, बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। मैंग्रोव वनस्पति के लिए आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो जहाँ पे सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है। और ये सुंदरी नामक वृक्ष साथियों ये एक मैंग्रोव वनस्पति का ही उदाहरण है। और इस वृक्ष की लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि नावों में, इसका नाव के निर्माण में या जो रेलवे स्लीपर के निर्माण में इसका बहुतायत प्रयोग होता रहता है। तो आप ये भी सही है। फिर चौथा है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। अच्छा, कल्टीवेशन, कर्तन और दहन, लैंड कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, नहीं बर्न एग्रीकल्चर तो यहाँ पे नहीं होती है साथियों। ये चौथा ही मेरी दृष्टि में चौथा विकल्प, क्योंकि वो बर्न एग्रीकल्चर जो होती है वो झूम की खेती जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, वो यद्यपि पूर्वी जैसे नागालैंड में आज भी प्रचलित है, यद्यपि इसको रोका गया है। एक्चुअली झूम की खेती वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत घातक है, क्योंकि आदिवासी लोगों का मानना होता है कि वो जो है वो क्या करते हैं, जंगल में पहले आग लगाते हैं, भूमि को साफ करते हैं, और वहां रोपण विधि से कृषि करके वो क्या करते हैं, रोपण विधि से कृषि करने के उपरांत वो उस भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं कि पुनः उर्वरता आएगी। हालांकि ये उनका गलत चिंतन है, प्राचीन समय में बहुत प्रचलित था, नागालैंड में अभी प्रचलित है। इस पर यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम की कृषि पर साथियों पूर्णतः वो रोक लगी हुई है। तो आप इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही करेंगे, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है साथियों, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। साथियों जो दक्षिण पश्चिम एशिया यानी इजराइल और जॉर्डन के बीच, आप लिखते भी चलेंगे, इजराइल और जॉर्डन के बीच ये स्थित है। और मृत सागर या डेड सी, और यहाँ पर हाई सैलिनिटी के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो है नमक पानी में बहुत अधिक है। और जिसके चलते साथियों क्या होता है कि यहाँ पर
कोई भी जलीय जीव जी नहीं सकता है, तो यहाँ पर जलीय जीवन नहीं होता है। इसलिए साथियों ये स्थितियां बनती हैं कि जलीय जीवों का अभाव होता है और यहाँ पर कोई जो है जीवन संभव नहीं है मित्रों। तो ये अब देखते हैं, ये तैराक से जुड़ा प्रश्न है चूंकि। तो क्या होता है कि जब घनत्व तो बहुत अधिक होता है जल का, यानी जब नमक ज्यादा है तो घनत्व तो अधिक है, तो यहाँ मृत सागर में तैराक आसानी से तैर सकता है। तो आप यही चौथा विकल्प इसमें डेड सी से संबंधित, तो आप ये लिख लीजिए। और 3-4 बिंदु जो मैंने अभी कहे कि ये दक्षिण पश्चिम एशिया में डेड सी वो किन दो देशों के बीच में है, इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। यहाँ की सैलिनिटी वो 238% है और यहाँ पर कोई भी जलीय जीव वो साथियों पनप नहीं सकता। यही कारण है कि यहाँ पर दूसरी बात यह है ना कि सैलिनिटी अधिक होने के कारण यहाँ पर घनत्व अधिक होता है, तैराक आसानी से वो तैर सकता है। तो अगला साथियों है 51 कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है ए, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग, गलत। भाई भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिए नहीं होता है, बल्कि नगरीकरण के लिए, औद्योगिकरण के लिए, अन्य बातों के लिए वो भूमि का होता है। तो ये तो हटा दो आप। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति आकृति के द्वारा निर्धारित तो होता है। तो स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, ये बी मित्रों सही है, जबकि ए गलत है। आप इसमें ए गलत और बी सही उत्तर चुनिए। अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न है मित्रों, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। तो रक्षक मेखलाएं क्या होती है साथियों, आप इसको आप समझे जरा कि रक्षक मेखलाएं क्या होता है कि जहां पर रेगिस्तान क्षेत्र होता है साथियों, वहां पर क्या करते हैं कि वहां तीव्र पवन प्रवाह या तूफानों में वहां बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ जाती है। तो इनको रोकने के लिए वो जो है मृदा का अपक्षय न हो, इसलिए क्या किया जाता है कि रक्षक मेखलाएं वो यानी पेड़ों की श्रृंखलाएं उगा दी जाती हैं, जिससे वहां हम मृदा के क्षय को रोक ले। तो पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में यही साथियों, और यही बिल्कुल सही, हालांकि अवनालिका प्रदन भी होता है लेकिन वो नदियों के कारण होता है। ये यहाँ पे पहला विकल्प सबसे सही है कि पवन की गति में रोकथाम करके ये रक्षक मेखलाएं मृदा के क्षरण को रोकती हैं। अगला हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। तो यहाँ पर साथियों ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई जो है वो क्या होता है, समय के अनुसार वो परतें बनती चली जाती है। आप जानते हैं कि जो परतदार जो चट्टाने होती है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है, वो क्या होती है, नदियां समय समय पर उन पे अपना निक्षेपण बिछाती चली जाती है। तो ये समय के अनुसार वो उनकी मोटाई तय होती रहती है। इसमें साथियों दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले उस पे हम लोग चलेंगे। अगला मित्रों है प्रश्न 54वां, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वितरण के आधार पर आप इसको ध्यान दीजिए कि संसाधनों का जो वर्गीकरण होता है वो जो है वितरण के आधार पे वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, फिर नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन,
जैव संसाधन, अजैव संसाधन और सर्वव्यापक संसाधन, स्थानीय संसाधन। तो यहाँ पर साथियों ये जो डिवीजन है, जैसे भाई नवीकरण और अनवीकरण, ये तो सस्टेनेबल ग्रोथ से जुड़ा मामला है कि भाई नवीकरण ऊर्जा के स्रोत वो स्रोत होते हैं जो बार बार जिनका नवीनीकरण हो सकता है, और वो अनवीकरण स्रोत होते हैं कि जो एक समय बाद जिनके खात्मे की स्थिति होती है कि एक समय बाद वो खत्म हो जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा है जैव संसाधन, अजैव संसाधन, ये भी स्थान के हिसाब से, वितरण के हिसाब से ये डिवीजन बिल्कुल नहीं होगा। जैव संसाधन और अजैव संसाधन भी नहीं हो सकता। अगला है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, तो ये भी नहीं। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, वो साथियों वितरण ये देखा जा सकता है कि भाई संभाव्य संसाधन वो संसाधन होते हैं कि भाई जैसे केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में पेट्रोल की संभावनाएं हैं, तो ये संभाव्य संसाधन है और ये क्षेत्र के हिसाब से वितरित हैं। तो इसमें साथियों पहला उत्तर सही है। अगला अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो विविध समाज यानी डाइवर्स सोसाइटी, तो डाइवर्स सोसाइटी वो होता है जिसमें विभिन्न भाषा, धर्म, जाति के लोग वो रहते हो। तो वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं हो और असमानताएं पाई जाती हो, सही है। फिर है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नता मिलती हो, ये जो है नई सत्ता की बात नहीं। फिर 3 है जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में समानताएं, ये भी नहीं है। 4 भाषा, संस्कृति, धर्म, विभिन्नताएं समानताएं पाई जाती हूँ, तो इसमें विभिन्नताएं और ये समानताएं दोनों ये चीज आएगी, यानी डाइवर्स यूनिटी एमंग द डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर साथियों चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा, विभिन्नताएं और समानताएं दोनों की बात होती है। अगले हम उस पे चलेंगे 55वें के बाद जो है साथियों 56वां है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो ये जो है जेंडर जो स्टीरियोटाइप्स है उसको चैलेंज कौन करता है? तो इसमें साथियों ये बहुत आसान सा प्रश्न है, वो आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं कि ये जो है देखिए, महिलाएं बहुत भावुक होती नहीं, महिलाएं फैशन परस्त होती नहीं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती, ये देखिए वो जो है रूढ़िबद्धता के विरुद्ध ये स्टेटमेंट है कि भाई महिलाएं एक जिम्मेदार चालक के रूप में होती हैं। ये तीसरा विकल्प आप सही करेंगे। यद्यपि होती है कि नहीं होती है तो बात अलग है, ये प्रश्न के स्टेटमेंट में तो कम से कम ये कहा ही जाएगा है। वो तो स्कूटी भी पैर से ही रोकने का प्रयास करती, ब्रेक कम लगाती है। तो ये आगे चलते हैं, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग है? तो ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है साथियों, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों के निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग? महिलाओं के लिए मताधिकार, फिर महिलाओं के लिए नौकरशाही नहीं, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार न, श्रम के लिए वयस्क मताधिकार नो, ये महिलाओं के मताधिकार की बात करते हैं। और भारत में सबसे पहले 1919 में ही वो जो है महिला मताधिकार मित्रों भारत में दिया गया है। महिलाओं को मताधिकार 1919 में वो जो आया था, आप जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, जबकि अंग्रेजों ने भारत में तो पहले महिलाओं को दिया और बाद में जब प्रयोग कर लिया भारत में तब 1928 में उन्होंने इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार दिया है। सबसे पहले दुनिया में मताधिकार देने वाला, महिलाओं को मताधिकार देने वाला वो विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है मित्रों। ये पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे।
फिर इसके बाद है साथियों 58वां क्वेश्चन है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो साथियों ये जातक कथाओं के बारे में मैंने बताया है बौद्ध धर्म में कि महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध बुद्ध के रूप में जन्म लेने के पहले उन्होंने 64 जन्म लिए, जिनका उल्लेख साथियों वो जातक कथाओं में किया गया है। तो यहाँ पर साथियों इस रूप में आप इसको देखिए कि इसकी रचना सामान्य लोग द्वारा की गई, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई और जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा, नहीं जैन साधुओं से मतलब नहीं, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई, जिनमें सामान्य लोगों ने लिखा और संकलन किया। इनकी रचना जैन साधुओं ने की, और ये तो याव नहीं हो, जैन साधुओं की बातें खत्म कर दो, ये सामान्य जो है लोगों द्वारा लिखी गई और जैन भिक्षुओं द्वारा इनका लेखन किया गया पुस्तक के रूप में, और संकलन भी बाद में किया गया। तो पहला ही विकल्प साथियों ये सही है। अगले उस पे हम लोग चलते हैं, 59वें प्रश्न के उत्तर में को खोजते हैं। साथियों ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। इसको आप देखेंगे तो आपके कई डाउट्स क्लियर होंगे और नई परीक्षा के लिए आपकी बेहतर तैयारी होगी। थोड़ा सा इसको आप बार बार देखने का प्रयास करिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो ये आपकी अच्छी तैयारी होगी साथियों। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो साथियों आईने अकबरी जो है वो एक्चुअली अकबरनामा जो लिखा गया वो 3 जिल्दों में लिखा गया। तो उसका जो आखिरी भाग है, और ये अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, और उसी का ये तीसरी जो जिल्द है वो साथियों आईने अकबरी के नाम से है, जिसमें अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं और सांख्यिकी के बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया। तो एक है कि अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है, पहली नहीं है, ये तीसरी जिल्द है साथियों। फिर 2 इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण है, अकबर के समय का ही है। मिर्जा हाकिम हाकिम द्वारा लिखी गई ना, ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई। इसमें चौथा ही विकल्प साथियों सही है, अबुल फजल अकबरनामा का लेखक है, वो अकबर के 9 रत्नों में से वो एक था। तो मित्रों आप इसे सही कर लीजिए, चौथा विकल्प। अगले हम उस पर चलेंगे, अंतिम प्रश्न है। आप लोग जो है बड़े धैर्य से जुड़े हैं, अच्छा लगा। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक के रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो साथियों गुरुमुखी में संकलित करने वाले थे गुरु अंगद। आप 10 गुरुओं के संदर्भ में आप लोग अर्जित कर लें, और ये जो है 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। कई बार ये पूछा गया, उन्होंने स्वर्ण मंदिर, जो इसको अकबर ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए गुरु अर्जुन देव को ही भूमि अनुदान दी थी। हालांकि गुरु तेग बहादुर और उनके पुत्रों की को जो है मृत्यु दंड दिया था, वो जो है औरंगजेब ने, और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने दिया था। एक वीडियो इस पे हम सिख गुरुओं पे मैं बना दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। तो साथियों ये हमारा अंतिम प्रश्न समाप्त, और इसी के साथ आज की एक कक्षा समाप्त। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।